नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर हम बात करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र को हल करना है, ओएमआर कैसे फिल करनी है और कुछ ऐसे मुद्दों पर भी बात करेंगे कि अगर हम परीक्षा हॉल में एग्ज़ाम को लेकर प्रश्नों को लेकर फंस जाते हैं कि कौन सा प्रश्न करें, छोड़ें, कितने प्रश्न करें, तो उन सारे प्रश्नों का भी उत्तर जानने का प्रयास करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें ओएमआर को फिल कैसे करना है या फिर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना कैसे है। देखिए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि कुछ लोग पहले 20 प्रश्नों को हल कर लेते हैं, उसके बाद उनको ओएमआर में भर देते हैं, उसके बाद फिर 20 प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद में ओएमआर भर देते हैं। और एक तरीका ये होता है कि पहले एक राउंड में आप पूरा क्वेश्चन पेपर देख लें और उसके बाद में आपने जितने भी क्वेश्चन पहली बार में आपको आ रहे थे उनको ओएमआर में भर लें। तो मैं जो है इसी तरीके को अपनाता हूं कि एक बार में हम जो है पूरा प्रश्न पत्र देख लें। ये तरीका ठीक है। ये तरीका क्यों ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी। देखिए, जैसे कि आपने पूरा प्रश्न हल किया, जैसे ही आपके पास में क्वेश्चन पेपर आया, आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जाएं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 140 तक आपको जाना है। अब आपको करना क्या है, जो प्रश्न दिया है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको आता है, उस प्रश्न का उत्तर आप अपने क्वेश्चन पेपर में टिक कर लें। उसको ओएमआर में नहीं भरना है अभी आप उसको क्वेश्चन पेपर में टिक कर लें और ऐसे करते हुए आप 140 प्रश्न तक जाएं। इससे होगा क्या, ये देखिए, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि आपको कोई प्रश्न का लग रहा होगा कि इसका आंसर बी है, ठीक है, और आपने उसको बी पर टिक कर दिया। आप आगे चलते रहे तो हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न जो उससे मिलता जुलता होगा, वो प्रश्न संख्या 130 पर दिया हो, और जब आप उसको 130 में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे उस जो क्वेश्चन मैंने पीछे पढ़ा था उसका आंसर बी नहीं सी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन को पढ़ने से 130 नंबर पर जो दिया था क्वेश्चन, उसको पढ़ने से आपका जो है पीछे वाला जो डाउट था थोड़ा बहुत, वो एकदम से क्लियर हो गया, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने उसको ओएमआर में भर दिया होगा तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपको पहले राउंड में ओएमआर पर नहीं फिल करना है, केवल क्वेश्चन पेपर में टिक लगाते चले जाएं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं। पहले राउंड में जब आप क्वेश्चन पेपर कर लें, 140 तक पहुंच जाएं, तो जितने भी आपको प्रश्न आ रहे थे अब उनको आप पहले आप ओएमआर में भर लें। ओएमआर में भरने के बाद अब आप दूसरा राउंड शुरू करेंगे। दूसरे राउंड में बहुत से प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे जो कि जिनका आंसर आपको 50-50% आता होगा। मतलब आपको लगेगा कि 2 विकल्प तो आंसर नहीं है और 2 विकल्प में उत्तर छुपा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न आपको हर हाल में अटेम्प्ट करने ही हैं। ये प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। ये हो गया दूसरा लेवल 1। तीसरे स्तर पे आपको क्या करना है, तीसरे स्तर में अब आपको यह देखना है कि आपके इतना सब करने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके हो पा रहे हैं टोटल। ठीक है, अगर आपके प्रश्नों की संख्या जिनमें आपको पूरी तरह से विश्वास है तो, और वो प्रश्न आपके 120-125 के आसपास हो रहे हैं, तब आप ज्यादा कुछ प्रश्न ना करें। वो भी ऐसा तब करना है आपको जब आपको लग रहा है कि ये मेरे प्रश्न अच्छे से ठीक से हो गए हैं। क्योंकि एक चीज सामान्यतः देखी जाती है, आपने भी देखा होगा, फील किया होगा ये, कि जब हम प्रश्न पेपर करने के बाद बाहर आते हैं और हमको लगता है कि आज तो हमने 125 प्लस क्वेश्चन कर दिए और हमारे इतने ठीक हैं, इसमें हमारा इतना स्कोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कितना ही कॉन्फिडेंट होकर पेपर कर रहे हैं, आपके 20 से 25 प्रश्न गलत होंगे ही, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, उस समय एक ऐसा प्रेशर सा होता है दिमाग पर कि हम सोच कुछ और रहे होते हैं, आंसर कुछ और लग जाता है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं और कुछ क्वेश्चंस नहीं ठीक से याद आ पाते हैं। बहुत से क्वेश्चन पे हम तुक्का भी मारते हैं, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो 20 से 25 प्रश्न आपके गलत होंगे ही। इतने प्रश्न अगर गलत होते हैं तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, आपका स्कोर जीएस में ठीक ठाक रहेगा। अब आपको करना क्या है, अगर आपका स्कोर होता है कम, ठीक है, तो अब क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपका स्कोर हुआ है 60 या 70 क्वेश्चन ही आप कर पाए,
और बाकी पे आप क्या करना है, आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि अगर आप कम प्रश्न कर कर आएंगे तब तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। ज्यादा करेंगे तो एक चांस बन जाता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, कि जिन प्रश्नों पे आप तुक्का लगाएं तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन ठीक हो जाए। अब तुक्का कैसे लगाना है, तुक्का कहें या फिर इसको मैं एक चीट कोड कह सकता हूं कि कुछ आयोग का एक उत्तर पूछने का आयोग का एक दृष्टिकोण होता है वो आप तब समझ पाएंगे जब आपने आयोग के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं या आयोग के बहुत सारे एग्जाम दिए हैं आपने, तो ये बातें जो है सामान्यता देखी गई हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। और इसको आपको तभी अपनाना है जब आपको वहां पर प्रश्न ना आ रहे हो ज्यादा, आप बहुत ज्यादा दुविधा की स्थिति में हो और आपको लग रहा है कि आपने प्रश्न नहीं किए तो आप फेल हो जाएंगे, उस स्थिति में ये आपको अपनाना है। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए पहली चीज तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, 125 प्लस के आसपास आप क्वेश्चन करें, पहली चीज। दूसरी चीज आपको बताई मैंने अभी कि 50-50% वाले क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उनको आपको करना ही है। तीसरी चीज, अब देखिए आयोग का नजरिया आंसर्स का और प्रश्न कौन कौन से होते हैं। जैसे कि बहुत से प्रश्न आपने जब पेपर सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा जो उनके विकल्प होते हैं कि कथन 1 और कारण 2 दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, इस तरह के विकल्प होते हैं। दूसरा होता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या ए सही है आर गलत है, आर सही है ए गलत है, इस तरह के रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों में सामान्यता ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये वाला उत्तर ठीक होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप इस वाले ऑप्शन को हल कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ प्रश्न आयोग के ऐसे होते हैं जैसे कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, तो सामान्यता ये देखा गया है कि 1 और 2 दोनों सही है वाला उत्तर सही होता है। ठीक है, तीसरी चीज, कुछ प्रश्नों में जो वर्तनी होती हैं, अगर कोई विकल्प ऐसा दिया हुआ है जिसकी वर्तनी बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत ही ज्यादा टफ है, तो वही उसका उत्तर होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा आप खुद सोचिए, लॉजिक लगाएं कि अगर वो उसका उत्तर नहीं था तो उसको टाइप कोई क्यों करेगा, क्यों इतनी मेहनत करेंगे उसको टाइप करने में। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा, कोई विकल्प कोई उत्तर बहुत लंबा है, ठीक है, तो वो उसका आंसर होगा, क्योंकि लंबा आंसर है तो अगर वो आंसर ही है तभी उसको जो है टाइप किया गया है, तो आपको जो है उसको करना है। दूसरी चीज, बहुत सारे विकल्पों में कई सारे राज्य दिए हुए हैं और उन राज्यों में उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश आंसर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, ये सब चीजें आपको तब अपनानी है जब आपको जो है कुछ भी ना सूझ रहा हो। दूसरी चीज, किसी प्रश्न में कुछ थीम वगैरह पूछी गई है, ठीक है, और उस थीम में सतत, विकास, समावेशी, समावेशीकरण, संधारणीय, इस तरह के शब्द दिए हुए हैं, तो सामान्यतः समझ लीजिए थीम से संबंधित वही उसका उत्तर होगा। ठीक है, मैं बार बार आपसे ये बात कहता चला जा रहा हूं कि ये सब आपको तभी अपनाना है जब आपको लग रहा है कि आपके ज्यादा प्रश्न ठीक नहीं हुए हैं और आप कम प्रश्न करके आने वाले हैं, तब आप इस टेक्निक को अपनाइए। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने वाले हैं। जब आपका जीएस का पेपर 9:30 से 11:30 तक होगा, 2 घंटे होगा, बीच में आपको 3 घंटे का गैप मिलेगा। ठीक है, तो आपको उस 3 घंटे का बहुत अच्छे से सदुपयोग करना है, क्योंकि ये जो 3 घंटे हैं, इस 3 घंटे में आप अपनी पूरी सामान्य हिंदी को रिवाइज कर सकते हैं। इसको आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है आपको। जैसे कि होता क्या, हम बाहर निकले पेपर देने के बाद तो सोचते हैं थोड़ा रिलैक्स कर लें, थोड़ा चाय पी लें, थोड़ा समोसा खा लें, इन सब चीज़ों को जो है खोजने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आसपास में कुछ होता नहीं है खाने के लिए, तो थोड़ा दूर निकल जाते हैं, उसी में जो है समय चला जाता है। उस समय को आपको वहाँ पर यूटिलाइज करना है। आप या तो कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेके जाएं, उसको तभी मैं खा पी लें, या फिर अगर थोड़ी देर के लिए उस दिन ना खाएंगे कुछ तो कोई समस्या नहीं है, सुबह को अच्छे से खा पी के जाना। बीच में आपको जैसे ही आप बाहर आए एग्जाम देके, आप अपना बैग लेकर जैसे ही बाहर आए, हिंदी को रिवाइज करना शुरू कर देना। जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उनको पर्यायवाची को, विशेष विशेषण, तत्सम तद्भव, जिन टॉपिक्स में आपको सबसे ज्यादा समस्या है उनको आप रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर लें। उसी टाइम वो रिवाइज हो जाएगा, 3 घंटे में ही बहुत आराम से रिवाइज हो जाएगा। आप जो है अपना टाइम इधर उधर जो है
वेस्ट ना करना, ठीक है। और उत्तर या प्रश्न पेपर करते हुए आराम से एकदम कूल रहना, हड़बड़ी में कोई भी विकल्प गलत मत कर देना। स्टार्टिंग में जब मैं एग्जाम दिया करता था तो मेरे साथ में बहुत होता था, ये बी लगाना होता था, बी की जगह सी लगा दिया, तो ये जल्दबाजी में हो जाता है। इसको बहुत ध्यान से देखना है, उत्तर प्रश्न को देखना है कि बी और ये बी, तभी उसको क्लिक करें, मतलब उसको जो है गोला करें अच्छे से, बहुत ध्यान से, क्योंकि एक एक प्रश्न की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर सारी चीज़ें भूल चुके हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या करें। सामान्य सी बात है, सबके साथ ये होता है। जो टॉप करने वाला है उसके साथ भी यही हो रहा होगा, जो फेल होने वाला है उसके साथ भी ये हो रहा होगा। तो रिलैक्स रहें, बस जो चीज़ें पढ़ रखी हैं आपने उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, कुछ भी नया ना पढ़ें, करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ें, हिंदी रोज पढ़ें। ऐसा कर लें आप कि रोज आप जो है 6 के 6 टॉपिक रोज पढ़ें, इस तरह से पढ़ें हिंदी। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा एक टॉपिक को दें और 6-7 घंटे रोज हिंदी पढ़ें। हिंदी में आपने 55+ कर दी अगर, तो आपकी बहुत ज़्यादा संभावना बन जाएगी क्वालिफाई करने की। वो इसलिए संभावना बन जाएगी क्योंकि हिंदी को जीएस के कंपैरिजन में क्वालिफाई करना आसान है। करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, यही सारी चीज़ें हैं। और बहुत ही एकदम दिमाग से बोझ हटा के कूल होकर एकदम एग्ज़ाम दें, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, पेपर बहुत अच्छा होगा, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए। अब हम मिलते हैं आप लोगों से एग्ज़ाम के बाद में। जिस तरह से हमने एक मीटअप रखी थी प्रीलिम्स से पहले, मेंस के लिए एक मीटअप रखेंगे और मेंस के लिए एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, जय हिंद।